So good morning to you all, beta. Today we are going to start the next topic for the chapter definite integral, that is definite integral using properties of integration. कुछ हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, इनको यूज करके हम लोगों ने इंटेग्रल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटा एक बात बता दूं, कोई कंपल्सन नहीं होती है कि हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ही सॉल्व करना होता है। अगर पेपर में कहा होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ओनली देन इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज इट इज आवर ओन चॉइस कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी एक बात आपको ये बता दूं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज प्रॉपर्टीज हेल्प्स अस टू सॉल्व द इंटीग्रेशन क्वेश्चंस इजीली। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को बहुत हेल्प करती हैं कि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोगों को प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, 1-1.5 पेज का हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता होती है तो हार्डली 2 और 3 लाइंस में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, आपकी बुक में पेज नंबर 341 के ऊपर लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझा देता हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेज नंबर 341। सबसे पहले लिखी हुई है प्रॉपर्टी P0। P0 प्रॉपर्टी जो ये लिखी हुई है, इट इज गिवन दैट a to b fx dx is equals to a to b f of t dt। बेटा एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है हम लोगों के पास एसोसिएटेड होती है सब्स्टिट्यूशन के साथ। डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन के साथ किए थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि हम लोगों ने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, सो इट इज वेरी मच कंपल्सरी कि हम लोग साथ में लिमिट्स भी चेंज करें। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए वेरिएबल चेंज कर दिया है, लेकिन प्रॉपर्टीज जो उसकी लिमिट्स हैं दोज रिमेन्स द सेम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम लोग लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो हाउ वी विल गेट द आंसर। और मैंने उस लेक्चर में भी आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम लोग लिमिट्स चेंज नहीं करते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, आंसर निकल आता है, तो उसके बाद क्या है कि आंसर को आप लोगों ने जो वेरिएबल चेंज किया था ओरिजिनल वेरिएबल वापस लेके आना है। ओनली देन यू कैन पुट द ओरिजिनल लिमिट्स। अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल वापस नहीं लेके आते हो तो फिर आप लोगों को लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लिमिट चेंज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, उसके बाद ओरिजिनल लिमिट्स पुट करनी है। लेकिन अगर आप टी की वैल्यू वापस नहीं पुट करना चाहते, ओनली देन यू हैव टू चेंज द लिमिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो P1 मेन जो प्रॉपर्टी यहां से शुरू होती है, दिस इज a to b fx dx is equals to minus of b to a fx dx। मतलब क्या है कि अगर हम लोग लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अगर हम लोग लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो माइनस का साइन आ जाता है। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास लिमिट्स 1 to 0 हो गई थी, तो उसको इंटरचेंज करके हम लोग 0 to 1 लिख सकते हैं, बट एक बार अगर हम लोगों ने लिमिट्स इंटरचेंज की तो बाहर माइनस का साइन आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो है बेटा, वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a to b fx dx। इट कैन बी स्प्लिट इनटू मोर देन वन पार्ट। इसको a से लेकर c fx dx प्लस c से लेकर b fx dx भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जो लिमिट्स हम लोगों को गिवन है उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि इसको a to c c to b पार्ट में तोड़ा है, हम लोग इसको मोर देन वन पार्ट या मोर देन टू पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रख लीजिएगा, इसके साथ लिखना तो लिख लीजिए, मैक्सिमम टाइम दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर इन द मॉडुलस फॉर्म। मॉडुलस के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हेल्प में ये काम में ये प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोगों ने मॉडुलस का डेरिवेटिव पढ़ा लेकिन मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। So we can say that this property helps us to solve the integration of the question which involves modulus sign. Okay. After this, next property हमारे पास आती है एक property is third property is equals to a to b fx dx is equals to, इसको हम लोग बेटा a to b f of a plus b minus x भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि ये फंक्शन में हमारा वेरिएबल है, उसको हम लोग दोनों लिमिट्स के एडिशन माइनस एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और बेटा मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग बात करें
तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से यूज होती है 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx f of a minus x dx। ये माइनस मैंने थोड़ा सा दूर इसलिए लिखा कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ f of a plus 0 minus x प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जो प्रॉपर्टी P3 और ये P4 ये दोनों सेम प्रॉपर्टी है and these two properties are used to solve the question generally based upon trigonometry। ये क्वेश्चन जो है वो जनरली ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड सॉल्व करने के काम में आते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है P5। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखा हुआ है 0 to 2a fx dx is equals to, यहाँ तो लिख सकते हैं 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। और ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसकी बजाय ये प्रॉपर्टी किस फॉर्म में यूज होती है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम 0 to a fx dx if and only if f of 2a minus x is equals to fx। इसी प्रॉपर्टी का मोर प्रिसाइज या पर्टिकुलर केस हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर चेक कीजिए, अगर f of 2a minus x f of x के बराबर आ जाता है तो ये भी fx हो जाएगा, ये भी fx हो जाएगा, और टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम 0 to a fx dx। अब यहाँ पे बेटा मैंने कहा कि 0 to 2a हम लोगों को पता चल रहा है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने में काम में आते हैं, लेकिन वहां पे लिखा होता है लिमिट्स 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर 2 पाई। चलो 2 पाई तो हो गया, हमारे पास 2 ऑलरेडी है, लेकिन अगर 0 to पाई है तो उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे कि हम लोगों को लिमिट 0 से लेकर 2a तक गिवन है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि फंक्शन में जो लिमिट होती है ना उतने माइनस x पुट करना है। लेट अस सपोज 0 to पाई गिवन है, तो फंक्शन में रफ में 0 to पाई की बजाय पाई माइनस x पुट करके देखते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 0 to पाई sin x मैं कहता हूँ। अब अगर मैं sin x की जगह sin ऑफ पाई माइनस x पुट करके देखूं, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। सो आई कैन राइट इट लाइक 0 to पाई बाय 2 टाइम। यहाँ पर लिमिट आधी कर देनी, देखिए ये 2a था तो यहाँ पे a आ गया, लिमिट हाफ कर देनी, बाहर 2 टाइम लगा देना, क्योंकि हमारे पास sin ऑफ पाई माइनस x जो है sin x के बराबर आता है, यानी कि f ऑफ 2a माइनस x जो है fx के बराबर आता है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैक्सिमम टाइम यूज होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज minus a to a fx dx, minus a to a fx dx, minus a to a fx dx। और बेटा इस प्रॉपर्टी के दो आंसर होते हैं, एक होता है 2 टाइम 0 to a fx dx, या इसका आंसर डायरेक्टली 0 होता है। इसका रीजन होता है if fx is even function, fx is even function, और इसका आंसर होता है if fx is odd function। अगर फंक्शन इवन फंक्शन है और अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए हम लोग 2 टाइम 0 to a लिख सकते हैं, लेकिन ऑड फंक्शन के लिए इसका आंसर डायरेक्टली 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से। नाउ सबसे पहले तो ये बताऊं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। बेटा अगर आप फंक्शन में fx की जगह पे माइनस x पुट कर देते हो, फंक्शन में x की जगह पर माइनस x पुट कर देते हो और वो fx के बराबर आ जाता है, देन इट इज इवन फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस x जो है माइनस fx के बराबर आ जाता है, देन यू कैन से दैट इज ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 साइन x dx, और उसके बाद एक और लिखता हूं मैं माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 cos x dx। आपको ये कहा गया कि सॉल्व दीज इंटीग्रल्स। अब यहाँ पे देखिए साइन फंक्शन, अगर मैं x की जगह पर माइनस x पुट कर देता हूँ तो वी नो दैट कि साइन ऑफ माइनस x क्या होता है बेटा जी, माइनस साइन x हो जाता है। तो इसका
मतलब क्या हो गया कि जो ये f of minus x है वो minus fx के बराबर हो गया. We are not going to do anything directly. We are going to write down answer 0. इसके साथ रीजन लिख देंगे it because it is odd function. ठीक है. अब cos x की बात करें तो cos of बेटा minus x फिर से cos x के बराबर ही आ जाता है. तो इसका मतलब क्या आ गया, f of minus x जो है fx के बराबर आ गया. तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर आई विल राइट डाउन 2 टाइम 0 से लेकर π/2 cos x dx. उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा सकते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एक बार याद रखिएगा, मैक्सिमम ये प्रॉपर्टीज उन क्वेश्चंस के ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करने के काम में आती हैं, और जो वो स्प्लिटिंग का लिमिट्स वाला है कंसेप्ट वो मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने के काम में आती हैं. और ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर हेल्पफुल होती हैं जहां पर हमारे पास इंटीग्रेशंस की पावर्स होती हैं, फंक्शंस की पावर होती हैं. ठीक है. and these properties generally helps us to solve the questions easily. otherwise कोई hard and fast rule नहीं है. अगर आप लोग बिना प्रॉपर्टी लगाए सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग बिना प्रॉपर्टी लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so that's all for the topic properties of definite integral. इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हमारे पास है 7.11. so let us start the exercise based on these properties. exercise 7.11. first question is 0 to π/2 cos square x dx. बेटा अब अगर आप लोग प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि स्क्वायर वाली टर्म को पहले हम लोग लीनियर टर्म में कन्वर्ट करेंगे. याद है क्वेश्चन हम लोगों ने cos square x को लिखा था 1 + cos 2x/2 और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था. अगर आप लोग वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे सॉल्व कर लीजिए. आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. You will solve the integral and then you will apply the limits and then you can find out the answer. बट अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो लेट अस कंसीडर दिस इंटीग्रल एज i फंक्शन. इसको हम लोग i लिख देते हैं. अब यहाँ पे देखिएगा बेटा जी, इक्वेशन नंबर 1 भी इसको लिखना है साथ में. सो आई विल राइट डाउन i = 0 to π/2 cos square π/2 minus x dx. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग 0 to a fx dx is equals to f of a minus x dx और ये इंटीग्रल 0 से लेकर a. प्रॉपर्टी जो थर्ड या फोर्थ मैंने लिखाई थी पर्टिकुलर केस 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x. तो यहाँ पे x की जगह पे π/2 minus x लिख दिया. It implies I is equals to 0 to π/2 sin square x dx. याद है +1 क्लास के एलाइड एंगल फॉर्मूले, sin 90 cos 90 minus theta will become equals to sin theta. Now this is equation number 2. इसके बाद लिखेंगे adding 1 and 2. adding 1 and 2 I plus I बेटा क्या हो जाता है आपके पास 2i. और यहाँ देखिए cos square x plus sin square x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. and we get integral 0 to π/2 1 dx. बेटा मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है. sin square x plus cos square x will become equals to 1. अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन 2i is equals to x और लिमिट्स आर 0 to π/2. so 2i is equals to π/2 minus 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो i की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाती है π/4. so our answer for this question is π/4. ठीक है. यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व किया है. अगर आप लोग बिना प्रॉपर्टी यूज किए सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा cos square x को पहले 1 + cos 2x/2 पुट करेंगे. दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रल करेंगे. दोनों जगह पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे. सॉल्यूशन सॉल्व करके आपके पास यही आंसर आएगा जो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करके कर रहे हैं. ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. I is equals to 0 to π/2 under root of sin x over under root of sin x plus under root of cos x dx. इक्वेशन नंबर 1 अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे पता है अगर बिना प्रॉपर्टी के यूज करूं तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट कि या तो रैशनलाइजेशन करेंगे या कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे. उसकी बजाय डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करते हैं. I is equals to 0 to π/2 under root of sin π/2 minus x over under root of sin π/2 minus x plus under root of cos π/2 minus x dx. अब एलाइड एंगल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज 0 to π/2
साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर विल बिकम अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx. Equation number 2. After that, adding 1 and 2. Adding 1 and 2. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2i is equals to 0 to pi by 2 1 dx. चेक कर लीजिए बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम रिमेन्स द सेम अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमारे पास अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। एंड आफ्टर दिस 1 का इंटीग्रेशन, सो 2i इज इक्वल्स टू x 0 से लेकर पाई बाय 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे i की वैल्यू फिर से पाई बाय 4 आ जाएगी आपके पास, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, i is equals to 0 to pi by 2, see here sin raised to power 3 by 2x dx divided by sin raised to power 3 by 2 x plus cos raised to power 3 by 2 x dx. अगेन इक्वेशन नंबर 1, और इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो i is equals to 0 to pi by 2, it will become sin raised to power 3 by 2 pi by 2 minus x divided by sin 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos 3 by 2 pi by 2 minus x, cos raised to power 3 by 2 pi by 2 minus x dx. ठीक है, allied angle formula sin 90 minus x cos 90 minus x sin x. So it will become I is equals to 0 to pi by 2 cos raised to power 3 by 2x over cos raised to power 3 by 2x plus sin raised to power 3 by 2x dx. Equation number 2, same concept, adding 1 and 2, adding 1 and 2, 2i is equals to integral 1 0 से लेकर pi by 2 dx. देखिए फिर से ये भी 1 हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेते हैं, और जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास i की वैल्यू पाई बाय 4 ही आएगी। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन जो है यू कैन ट्राई सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया, सेम इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन होगा। ठीक है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 7। पहले 4 क्वेश्चन जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस किए हैं, सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी। देखिएगा i is equals to 0 to 1 1 minus x into 1 minus x raised to n dx. प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है बेटा? मैंने प्रॉपर्टी वही लगाई है 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x. जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं उतने माइनस x लिख देना, x की जगह 1 minus x की जगह 1 minus x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, i is equals to 0 to 1 1 minus x into ये रह जाएगा x की पावर n, क्योंकि ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा आपस में। अब ये मेरे पास सिंगल पावर आ गई है x रेज़ पर n, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो i is equals to 0 to 1 x रेज़ पर n dx minus 0 to 1 x रेज़ पर n plus 1 dx। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड नहीं करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले में हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 बच जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके कोई फायदा नहीं होना, लेकिन ये है कि मैं इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ। x रेज़ पर n का फार्मूला, x रेज़ पर n का फार्मूला, सो इट विल बिकम i is equals to x रेज़ पर n plus 1 limits from 0 to 1 minus x raised पर n plus 2 over n plus 2। बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में भी n plus 1 आना है, and limits are from 0 to 1। और जब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, i comes out to be 1 over n plus 1 minus 1 over n plus 2, और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1 over n plus 1 into n plus 2। चेक कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाकर दोनों को ऐड करें।
डिपेंड करता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ, हमने सॉल्व कर दिया। वहां पर सिंप्लीफाई नहीं हुआ था ट्रिग्नोमेट्री वाले में, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके सिंप्लीफिकेशन करके इजी हो जाना है, वहां पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में I is equals to 0 to 2 2 minus x और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 minus x। चेक कर लीजिए, हम लोगों ने प्रॉपर्टी वही अप्लाई की है f of a minus x वाली। अब इसको सॉल्व करूंगा, I is equals to 0 to 2 2 minus x और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x रेज़ पर 1/2 dx प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, अंडर रूट x रह जाएगा एंड अंडर रूट x विल बिकम x रेज़ पर 1/2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, I is equals to 2x raised पर 1/2 dx limits from 0 to 2 minus 0 to 2 x raised पर 3/2 dx, क्योंकि एक x की पावर यहाँ और हाफ x की पावर यहाँ। अब इसके बाद x raised पर n का फॉर्मूला I is equals to 2 into x raised पर 3/2 over 3/2 limits from 0 to 2 और यहाँ x रेज़ पर 5/2 ओवर 5/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3/2 और 2 मल्टीप्लाई होकर बेटा ये हो जाएगा 4/3 x रेज़ पर 3/2 और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर 2। नेक्स्ट हमारे पास जो है 2/5 हो जाएगा माइनस 2/5 x रेज़ पर 5/2 0 से लेकर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 4/3 into 2 रेज़ पर 3/2 minus 2/5 2 रेज़ पर 5/2 0 पुट करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली, अदरवाइज इसमें से फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 into √2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 into √2 आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है कि आपने फर्दर कहाँ तक सॉल्व करना। ओके, so students, remaining question will discuss in the next lecture. Okay, 7th onward question 7th तक कर लिया है, 5th and 6th question and remaining question will discuss in the next lecture.